एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब, जैसे खिलता गुलाब, जैसे वन में हिरन, जैसे उजली किरण। ये गाना हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यार वो राइटर सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देता है कि मैंने एक लड़की को देखा, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगी, मुझे उससे प्यार हो गया है। वो ये कहता है कि कभी उसे हिरन बता देता है, कभी उजली किरण बता देता है। ये सब क्यों करना है? ये क्या चीज है? क्यों लिख रहे हैं एक राइटर इस तरह से? भाई जब आप लिटरेरी टर्म्स का, लिटरेरी डिवाइसेस का अपने वर्क्स के अंदर यूज करते हैं तो और ज्यादा आपका वर्क खूबसूरत लगने लगता है। जब उस लड़की को हिरन से कंपेयर किया जा रहा है, हिरन भाई साहब, मतलब सीता माता भी कहती हैं राम जी से कि भगवान राम जाइए मेरे लिए वो हिरन लेके आइए, तो इतना खूबसूरत जानवर से उस लड़की को कंपेयर कर दिया है। ये नीली नीली आंखें, ये सब हम लोगों ने सुना है। तो इस तरह से जब हम अपने वर्क को खूबसूरत बनाते हैं तो हम लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम उन्हीं लिटरेरी डिवाइसेस, उन्हीं लिटरेरी टर्म्स के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये वो सारी लिटरेरी टर्म्स हैं जो CUET PG इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में आपको दे रखी हैं। इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर मैं ये लिटरेरी टर्म्स को इस टाइम पे क्यों कवर करा रहा हूं? देखिए, मैंने जो है पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। अब आप देखेंगे सबसे पहले उसमें कि इसमें से 8 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और CUET PG इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस में जितनी भी हैं वो मैंने सारी कवर करी हैं। ये पूरा वही एनालिसिस है, आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। अब हम बात करते हैं एलिगरी क्या चीज होती है। भाई देखिए, एलिगरी क्या है? एक कोई भी कहानी है अगर लिटरेचर के अंदर या कोई एलिगोरिकल वर्क है, उसका मतलब क्या होता है कि वो सिंप्लीफाई वे में तो कुछ और कहानी होती है, पर उसका डीप रूटेड मीनिंग कुछ और इशारा कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप ये खरगोश और ये हम कछुए वाली स्टोरी को तो बचपन से जानते हुए आए हैं। इसमें क्या है कि कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है, पर इसका डीपर मीनिंग क्या है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि वो अपने काम पे फोकस करता है, कंसिस्टेंट रहता है, इसीलिए वो कछुआ जीत जाता है। तो उसका मोरल पर्सपेक्टिव या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से किसी कहानी को कहना और उसका डीपर मीनिंग लेके चलना, बट हमें क्या दिखाना, ऑन द स्ट्रेट, ऑन द फेस पे क्या दिखाना है, उसका लिटरल मीनिंग दिखाना। दिस इज नोन एज एलेगोरिकल वर्क, ठीक है। अभी इस चीज को और अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी वर्क को नैरेटिव वे में या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसका मोरल सिग्निफिकेंस या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस शो करना इज नोन एज एलेगरी, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय द विलियम गोल्डिंग। ये भी एक एलेगोरिकल वर्क है, जहां पे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ चिल्ड्रंस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और किस तरह से सर्वाइवल के चक्कर में वो एक दूसरे के साथ वायलेंस शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास इस स्टोरी का लिटरल मीनिंग है, पर इसका डीपर मीनिंग क्या है? इसका डीपर मीनिंग है कि वो ह्यूमन नेचर को कितनी अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है, दिखाया है कि जब अपने सर्वाइवल के ऊपर बात आएगी तो आप किसी से भी लड़ बैठेंगे, और जब अपने सर्वाइवल के ऊपर बात आएगी तो किस तरह से ये वायलेंस फैल जाता है लोगों के बीच में। ये हमें दिखाने की कोशिश करी है। उसके बाद अगर हम देखें, प्राइम एग्जांपल देखें ना एलेगोरिकल वर्क्स का, तो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म याद आता है। खैर, जॉर्ज ऑरवेल का 1984 भी याद आता है, वो भी बहुत ही एक शानदार वर्क है। अब जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है उसकी क्या स्टोरी है कि एक एनिमल फार्म है, एक फार्म है एनिमल्स का, जहां पे कई सारे एनिमल्स जो है क्या करते हैं, जो ओनर होता है उस फार्म का, उसको वहां से निकाल देते हैं, और कई सारे एनिमल इस चीज पर राजी होते हैं कि हमारा जो लीडर बनेगा वो कौन बनेगा, एक पिग बनेगा हमारा लीडर। और फिर वो जब पिग लीडर बन जाता है, एनिमल्स का लीडर एनिमल बन जाता है, और वो किस तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू करता है, ये स्टोरी है, ठीक है। अब ये उसका लिटरल मीनिंग है स्टोरी का, उसका डीपर मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये एक एलिगरी है, और वो क्या कुछ टाइम क्या चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, रशियन रेवोल्यूशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जो पिग्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पिग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टालिन को, ठीक है। ये यहाँ पे पिग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टालिन को। तो ये हमें समझ में आता है कि भैया एक कोई स्टोरी, कोई एलेगोरिकल वर्क है, एलेगोरिकल वर्क में एक लिटरल मीनिंग होता है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक डीपर मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आई होप एलिगरी तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या कर रखा था यार, यहाँ पे ना आप लोगों के लिए, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस, ये पूरा जब स्टफ में तैयार कर रहा था, तब मैंने सोचा कि इसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी लगवाता हुआ चलूंगा आप लोगों को। बट क्योंकि इतने सारी लिटरेरी टर्म्स हैं, हमें इतने सारे लिटरेरी टर्म्स कवर करने हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप उस वहां पे जाकर उसको ज्वाइन करिए, नहीं कराए तो वहां पे आप इन सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है। डन। ये सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एलिगरी, आप अच्छे से समझ जाएंगे, करिएगा। कई सारे क्वेश्चंस मैंने इस तरह से बनाए थे कि एक एक जो लिटरेरी टर्म है वहां से हम दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर सकें, और हमें समझ में आ सके कि यार कैसा क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं बैलिड के बारे में। तो बैलिड को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यार पहले कहानियां कैसे ट्रेवल किया करती थी, या पहले कहानियां कैसे पता चलती थी लोगों को।
क्योंकि भाई नोटबुक नहीं हुआ करती थी, पेन, प्रिंटिंग प्रेस, इन सबका तो इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो पहले कहानियां कैसे लोगों तक पहुंचती थी? तो पहले कहानियां ओरली ट्रेवल किया करती थी, ओरली ट्रेडिशन के थ्रू फॉलो किया करती थी। क्या हुआ करता था कि भैया राजा का दरबार हुआ करता था, कुछ ग्रुप्स में लोग जाया करते थे और वो वहां पे नाच नाच के, गा गा के अपनी कहानी, कुछ पोएम्स को गुनगुनाते हुए उनको वो कहानियां सुनाया करते थे। तो ओरली कहानियां जो है मूव किया करती थी। तो बैलेड भी वही फॉर्म है जहां पे आप देखते हैं कि कोई भी पोएम है उसे आप ओरली गाते हैं या फिर लिखते हैं, जहां पे आप किसी हीरोज की, गॉड्स की, इस तरह की कहानी सुना रहे होते हैं विद उनके अंदर एक फ्लेवर क्या होता था, म्यूजिक का वहां पे टच हुआ करता था। अब किस तरह से बैलेड आगे कन्वर्ट होते गए उसके बारे में अभी हम समझेंगे। तो पहले तो उसके बारे में अभी हम समझेंगे। बैलेड्स ट्रेडिशनल बैलेड्स से मूव करे, देन फिर लिटरेरी बैलेड्स एंड देन मॉडर्न बैलेड्स। तो ट्रेडिशनल बैलेड्स में क्या क्या होता था उसके बारे में हम देख लेते हैं। अनोनिमस, पता नहीं भाई किसने इनको क्रिएट किया, ये हमें जानकारी नहीं होती थी। ओरली मूव किया करते थे, ओरली वो सुनाया करते थे, ये हमें पता है, ओरली परफॉर्म किया करते थे। सिंपल क्वार्टरिन में होते थे, यानी कि चार, मतलब जो हमारे पास एक स्टेंजा है वो 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ होता था। क्या स्ट्रक्चर होता था? ए बी ए बी ए बी सी बी, ये स्ट्रक्चर हुआ करता था। ठीक है, ये बात अच्छे समझ में आती है। उसके बाद क्या क्या कौन कौन सी चीजें हम इसमें कवर किया करते थे? तो लव को, ट्रेजेडी को, इन सब चीजों को हम सुनाया करते थे, या बैलेड्स इन चीजों के अराउंड होते थे। ठीक है, अब जब हम मॉडर्न या लिटरेरी बैलेड्स की तरफ चले गए, जैसे कॉलेज जैसे बड़े बड़े राइटर्स लिटरेरी बैलेड्स लिख रहे थे, तो वो क्या लिखते थे? वो जब सिर्फ लव के बारे में बात हो रही थी ट्रेडिशनल में, यहां पर वो और ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे और रोजमर्रा की जिंदगी, नेचर से लेने लगी चीजें, और उनके अराउंड भी बैलेड्स को सेटअप किया गया। देन फिर मॉडर्न्स में और ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया उस वाले स्ट्रक्चर को। तो इस तरह से ये और ज्यादा बैलेड्स हमारे पास इवॉल्व होते गए। छोटी सी अगर चीज समझे, बैलेड्स क्या है? बैलेड्स पोएम है जहां पर म्यूजिकल टच होता है, लोग उसे गा के, बजा के, इस तरह से खूब एंजॉय करते हुए पहले कहानियां सुनाया करते थे, हीरोज की, लव, ट्रेजेडीज। धीरे धीरे वो और ज्यादा इवॉल्व होते गए, रोजमर्रा की जिंदगी से कहानियां निकलती गई। ठीक है, ये बैलेड्स की हमने सारी बात कर ली। अब कौन कौन से वो बैलेड्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज, ये बहुत ही शानदार है एक पोएम, जिसके बारे में हमने बहुत ही, तो लंबी पोएम है, लेंदी है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे इतने प्यारी प्यारी लाइन्स हमें देखने को मिलती है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, ऑल द शिप डिड श्रिंक। ये जो लाइन है वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की है। तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा। देन मैंने यहाँ पे एक और उधर के ला बैलेड डेम सेम्स मर्सी बाय जॉन कीट्स, इनका भी ये एक बैलेड है। देन द बैलेड ऑफ द रिएडिंग गेओल बाय ऑस्कर वाइल्ड, ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी है, जिसमें क्या होता है कि ऑस्कर वाइल्ड वाज अ गे, वो गे थे, वो एक इंसान से, एक आदमी से प्यार किया करते थे। ये बात जब उस इंसान के फादर को पता चली, तब उन्होंने उनको जेल में पड़वा दिया, और अपनी जेल में रहकर उन्होंने ये पूरी अपनी लाइफ के बारे में पूरा बैलेड लिखे हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। तो आई होप बैलेड समझ में आए होंगे। अब हम मूव करते हैं एक और नई चीज की तरफ। अब हम मूव करते हैं ब्लैंक वर्ड्स की तरफ। अब क्यों ऐसा जरूरी है कि यार कोई भी शेर हो, कोई शायरी हो, कोई भी बात कहनी हो, कोई गाना हो, वो जरूरी क्यों है कि रिदम में ही हो? कोई पोएम रिदम में क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है कि पहली लाइन और लास्ट लाइन आपस में जाके ऐसा कुछ कनेक्शन बिठाएं कि राइम कर जाएं आपस में? ये तो जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है कि भाई कोई रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है कि आपको राइम कराना ही कराना है। अगर आपको राइम कराना नहीं आता है तब भी आप पोएट हैं, तब भी आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लैंक वर्ड्स बहुत ही आसान तरीका लिखने का। क्या है की फीचर, क्या है इसका? नो एंड राइम बिटवीन लाइन्स। जरूरी नहीं है कि एंड में राइम ही हो, लाइन बीच में राइम करे आपस में, ये जरूरी नहीं होता है। फ्री हैं आप, ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, ये हमें अच्छे समझ में आता है। तो यही था यार ब्लैंक वर्ड्स के बारे में। तो कोई भी रूल नहीं है, आप सीधे कोई भी राइम से आप बने हुए नहीं है, जैसा आपका मन आता है आप अच्छे से अगर उसे लिख पाते हैं तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखिए। डन, ये हमें अच्छे समझ में आता है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स, अच्छा ब्लैंक वर्ड्स के कौन कौन से वो फेमस वर्क्स हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं, जैसे टू बी और नॉट टू बी, जो हैमलेट के अंदर लाइन है। अब वो आपस में राइम तो है कर नहीं रही है, हम है हम नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये आपस में राइम तो कर नहीं रहा है, लेकिन लिखा हुआ है किसमें? ब्लैंक वर्ड्स में। और शेक्सपियर ने बहुत सारे वर्क्स को इस तरह से लिखा है। ये देन जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट वो वर्क है ना, जो आप मतलब अगर आप कहीं हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसके अंदर जब आप सेंटेंस की लाइनें पढ़ते हैं आप जिंदा हो जाते हैं, आपके अंदर वापस से ताकत आ जाती है। तो कहती है क्या होता है हेवन, मैं झरनों में, मुझे हेवन से ज्यादा बढ़िया लगता है। क्या हुआ कि अगर मैं ये युद्ध हार भी गया, अभी मैं सारे युद्ध नहीं आ रहा हूँ, अभी भी मेरे पास कुछ ना कुछ बाकी है। और किस तरह से वो अपनी टीम को जगाता है, कहता है लिटरेचर की शक्ति है ये, किस तरह से वो अपनी टीम को जगाता है और कहता है कि अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो यार, कुछ नहीं हारे हैं हम लोग, सब कुछ है हमारे पास, देखना भगवान से बदला लेकर रहेंगे। पेन छूट गया, सॉरी, मैं एनर्जी में आ जाता हूँ भाई
देखना भगवान से बदला लेकर रहेंगे। अगर आप पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट को, वहां पे सैटर्न के कैरेक्टर को आप देखेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि भाई कितना खतरनाक लिख कर गए हैं। ठीक है, ऑफ मेंस फर्स्ट ओबीडियंस इन द फ्रूट, तो किस तरह से ईव जो है उस एप्पल को खा ले, फॉरबिडन एप्पल को खा लेती हैं और फिर ये सारा जो सर्कल शुरू होता है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया गया है, जरूरी नहीं है कि आप राइम के साथ शुरू करें। ठीक है, ये हमें समझ में आता है कि जब हमें राइम नहीं आती तो हम ब्लैंक वर्ड्स में भी अपनी बातों को अच्छी तरह से यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, डन। अब हम बात करते हैं कॉमेडी की तरफ चलते हैं। तो कॉमेडी हम सब लोग जानते हैं, हंसी मजाक ये सारी चीजें, पर कॉमेडी सिर्फ उतनी ही लिमिटेड नहीं है कि आपको हर बात पे हंसी है। कॉमेडी का मतलब है कि वो ट्रेजेडी के अपोजिट हो, यानी कि जिसमें किसी की एंड में डेथ ना हो रही हो, कुछ ऐसा ट्रेजिक एंडिंग ना हो रही हो, वो कॉमेडी के जॉनरा में काउंट किया जाता है। ठीक है, अभी हम देखें इसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉमेडी इज अ जॉनरा दैट प्लेस कैरेक्टर, इसके अंदर विट वगैरह होता है, सारी चीजें होती है। कॉमेडी के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे बहुत अलग से बताना पड़े, फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। जैसे अगर किसी आप कॉमेडी इन लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो भैया ह्यूमर होना चाहिए, विट होना चाहिए आपके वर्क के अंदर। ठीक है, तो वो कॉमिकल माना जाएगा। फिर हैप्पी एंडिंग्स जरूर होनी चाहिए भाई, जरूरी मतलब अगर ट्रेजिक एंडिंग होगी तो ट्रेजेडी हो गई, इसीलिए हैप्पी एंडिंग्स होनी चाहिए। मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड डिस्गाइज, तो कॉमेडी कब अरेंज होती थी, कॉमेडी कब शुरू होती थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे कि ये है कि भैया कोई मिसगाइड हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या फिर किसी ने अपना क्या करे डिस्गाइज कर रखा है, कोई लड़का लड़की के रूप में आ रखा है और फिर उसके महल में चला गया। इस तरह की हमने पहले भी कॉमेडी गोविंदा की मूवीज में बहुत सारी हैं। अनारकली, खुद को अनारकली मुझको मुगले आजम समझे, मतलब जो भी है वो इस तरह से हमने देखा है। आंटी नंबर 1 करके मूवी, तो इस तरह से कॉमेडी ऐसी कंडीशंस के बीच में जाके उपजती है, जन्म लेती है। सोशल कमेंट्रीज के थ्रू कॉमेडी हम दिखा सकते हैं। कॉमिकल कैरेक्टर जैसे राजपाल यादव हम देखते हैं मूवीज के अंदर, वो जब भी आते हैं, परेश रावल जब भी आते हैं वो सिनेमा मतलब स्क्रीन के ऊपर, तो हमें लगता है कि हम एक्सपेक्टेड ही कर रहे होते हैं यार ये जो भी बोलेगा ना उससे तो कॉमेडी आएगी। तो कॉमिकल कैरेक्टर्स के थ्रू कॉमेडी करी जाती थी। यहाँ पे मैंने चैपलिन का भी पीछे पिक लगा रखा है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कॉमेडी में टाइप्स ऑफ कॉमेडीज इन लिटरेचर कौन कौन सी हैं। तो आप देखिए रोमांटिक कॉमेडी, जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। देन उसके बाद सटायरिकल कॉमेडी, जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल्स। अगर आप नहीं जानते हैं तो जमंतरम ममंतरम करके जो मूवी है जावेद जाफरी की, वो यही मूवी है, मतलब ये जो वर्क है उससे इंस्पायर्ड है। आप उसको देखिए, समझ जाइए कि गुलिवर ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट, जमंतरम ममंतरम, ऐसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, देन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ऑस्कर वाइल्ड की द इंपॉर्टेंस ऑफ बिगनेस। अगर आप इस शहर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी हैं तो आपके नाम के पीछे अर्नेस्ट होना चाहिए, तभी आप बहुत एक इंपॉर्टेंट आदमी हैं। तो इस तरह की ये कहानी है, उसको भी देखिएगा। तो ये सारी मैंने कॉमेडीज को यहाँ पे लगा रखा है, सारी इंपॉर्टेंट कॉमेडीज, एक बार इन पे जरूर नजर डाल के जाइएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि मैंने ये जो सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन जो बना रखे हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाके आराम से इनको लगाइए, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। डन। अब हम समझते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि अपने सेंसेस से डिसोसिएट हो जाना, मतलब आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट आपस में मैच ना कर रहे हो। मतलब मैं कहूं यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, अब आप कहोगे यार आपके चेहरे से तो बिल्कुल लग नहीं रहा और आप बोल रहे हो खुश हो, तो मेरे थॉट और मेरी फीलिंग आपस में बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो दिस इज नोन एज द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अगर अरे यार मैं तो बहुत खुश हूं, तब आप कहोगे कि ओके हिज थॉट्स एंड हिज फीलिंग्स आपस में क्या कर रही हैं, मेल खा रही हैं, मैच कर रही हैं। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी यानी मेरे थॉट और मेरी फीलिंग आपस में मेल नहीं खाती हैं। ये हमें अच्छे समझ में आता है। एंड ये किसके थ्रू दिया गया था, दिस इज गिवन बाय टी.एस. इलियट। तो टी.एस. इलियट ने द मेटाफिजिकल पोएट करके एक वर्क है, उसके अंदर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। ये भी हम लोगों ने समझ लिया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं भैया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में। ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में देखिए, ये मैंने यहाँ पे कार्तिक आर्यन को लगा रखा है। अब आपको याद तो आ गया होगा प्रॉब्लम क्या है, वो पूरा आपको ध्यान में आ गया होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है कि जब एक स्पीकर बोल रहा होता है, जो आपका एक कैरेक्टर है वो बोल रहा होता है और बाकी सारी के सारे कैरेक्टर्स उसकी बात को सुन रहे होते हैं, या जितनी भी ऑडियंस है उसकी बात को सुन रही होती है, उस चीज को बोलते हैं हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की। एक कैरेक्टर अपनी बात को बोले, स्टोरी उसकी थ्रू आगे बढ़ती जाए और बाकी सारे कैरेक्टर्स उसकी बात को सुन रहे हों, यानी कि उसकी बात को उस टाइम पे ना काटे। दिस इज नोन एज ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इसके फादर, इसके जो सबसे बड़े राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग इतना शानदार वर्क्स को लिखा करते थे ड्रामेटिक मोनोलॉग में। अब जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग है ना, आप लोगों ने पढ़ लिया रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऐसे नहीं पढ़ना। पढ़ने का तरीका ये कि यार रॉबर्ट ब्राउनिंग से हमारे मोहब्बत में इतने थे कि भैया एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से इन्होंने शादी करी थी और भाग गए थे घर से। एलिजाबेथ ब्राउनिंग को लेके भाग गए थे, उनकी कजिन्स ने हेल्प करी थी कि चलो चलो कोई बात नहीं, तुम अपना शादी वादी करो, जाओ तुम भागो यहाँ से। और फिर उसके बाद एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इतनी फेमस भी नहीं हुई थी उस टाइम पे।
रॉबर्ट ब्राउनिंग बड़े राइटर बन गए उस टाइम पे। फिर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी बहुत बड़ी राइटर बनी। पहले एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ हो गई, ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ ना, मुझसे अगर आप पूछो कि यार सर आपके कौन से वो फेवरेट वर्क हैं, कुछ 2-3 वर्क बताइए। ऑस्कर वाइल्ड का, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग का द माई लास्ट टचेस मुझे इतना ज्यादा पसंद है। और उसके बाद आप देखेंगे जॉर्ज ऑरवेल का 1984 बहुत ही ज्यादा पसंद वर्क है। और एनिमल फार्म ये बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा ही एक वर्क आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो, जामुन का पेड़ करके एक वर्क था, एक छोटी सी स्टोरी थी, वो अगर किसी ने पढ़ा हो तो आप एलिगरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वो बहुत ही शानदार वर्क है। तो ये कुछ कुछ वर्क्स हैं जहां पे माई लास्ट डचेस बाय द रॉबर्ट ब्राउनिंग कितना शानदार वर्क है कि मोहब्बत में पड़ा हुआ आदमी और फिर उसके ऊपर ईगो अगर उसके माइंड में चढ़ी हुई है तो कैसा इंसान होता है। मतलब एक राजा है, उसकी एक वाइफ है और वो वाइफ इतनी प्यारी है कि उसे अगर नौकर वगैरह रोज भी दे देते हैं ना तो वो खुश हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम रानी हो भाई इस महल की, ये हमारी लेगेसी है, इसकी रानी हो, और तुम किसी भी नौकर ने अगर तुम्हें एक गुलाब दे दिया तुम उससे खुश हो जाती हो। नहीं, मुझे भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जहां जाता हूं, जिधर से गुजरता हूं, वहां पे लोग एकदम डर से शांत हो जाते हैं और तुम जहां से आते हो वहां पे हंसी ठा के चलते रहते हैं। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। देखिए इस तरह से क्या कहता है, लाइन आती है, ऑल द स्माइल स्टॉप टुगेदर। जितनी भी स्माइल थी, जितनी हंसी ठहाके होते थे, एक दिन वो सब खत्म हो गए। वो सब मरवा देता है। समझ रहे हो? इतना इनसिक्योर, मतलब इतना ईगोइस्ट है उस चीज को लेके कि मेरी जो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट है, मेरा जो ऑरा है, उस पर क्वेश्चन खड़ा कर दे रही हो तुम। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम ऐसे नीच छोटे लोगों से बात करती हो। ये सब नौकर हैं हमारे यार, इन सब से बात करोगी तुम? ये सब तुम्हें, मैं ग्रैंड चीजें करूंगा उससे खुश हो तुम। नौकर ने गुलाब भी दी तुम उससे खुश हो जाती हो। उसको मरवा देता है। फिर हम नेक्स्ट रूम में जाता है और वो बता रहा होता है कि ये देखो वहां पे नेपोलियन बैठे होते हैं एक घोड़े को और उसकी लगाम खींच रहे होते हैं। और वो हमें ये सिंबलाइज करता है कि एक आदमी को हमेशा अपनी औरत की इसी तरह से लगाम खींच के रखनी चाहिए। ये माय लास्ट डचेस बहुत ही शानदार हुआ है। ये तो मैंने छोटी छोटी डिटेल्स में शेयर करी है, और भी अच्छी तरह से इसको समझाया जा सकता है। यूलिसिस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, द लव सॉन्ग बाय जे.एल. प्रिफ्रो, ये हमने देख लिया। अब ये सारे के सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग वाले वर्क्स थे जहां पे एक ही कैरेक्टर बात करता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स सुनते हैं और स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। डन, ये हमें अच्छे समझ में आता है। तो अब हम पढ़ेंगे एलिजी को। और एलिजी में क्या होता है कि भैया जब आपका कोई प्रिय है जो आपको बहुत क्लोज हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी याद में लिखे हुए वर्क्स को जो आप सॉरो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एलिजी। कौन कौन से वर्क्स हैं? लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन का इन मेमोरियम, ये जो है इसमें पूछा जाता है कि किसके लिए लिखा गया था, तो अर्थर हेनरी हेलन करके एक हैं, उनके जो उनके फ्रेंड थे उनके याद में उन्होंने ये लिखा था। देन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे को ग्रेवयार्ड पोइट्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। एडोनिस पीबी शैली किसके लिए लिखा गया था? कीट्स के लिए लिखा गया था। तो ये सारी चीजें हमें याद करते हुए चलनी है। आई होप एलिजी अच्छे से समझ में आई होगी। अब एनलाइटनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो रेस्टोरेशन में बहुत सारी चीजें हुई। जो एज के बारे में बात कर लेते हैं, रेस्टोरेशन एज में बहुत सारी चीजें हुई। कौन राजा बना, कैसे मोनार्की स्टैब्लिश होती है वापस से, किस किस क्या क्या चीजें होती हैं, डेमोक्रेसी की भी बीच में बात आती है, प्यूरिटन सब कुछ होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाता है यार उसे पढ़िएगा। अगर ब्रिटिश पूरा हिस्ट्री में अगर कोई एक एज है जिससे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यार इसे पढ़ो, मन लगा के, दिल लगा के पढ़ो, आपको इसमें मजा आएगा, मूवी दिख जाएगी आंखों के सामने, तो वो है रेस्टोरेशन एज। उसे पढ़ने में इतना मजा आता है ना कि यार किसकी किससे लड़ाई हो गई, कौन क्या चाहता था, किस राइटर की क्या सोच चल रही थी आपस में, वो बहुत ही मजा आता है। उसमें पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इतना ज्यादा प्यारा है रेस्टोरेशन एज का, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। उसके बाद हमारे पास एनलाइटनमेंट एज आती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही थी उनका धीरे धीरे एंड होना शुरू हो जाता है। इसे हम बोलते हैं एज ऑफ रीजन। साइंस का धीरे धीरे लोग शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं भगवान वन की बातें बहुत हो गई, ये मोरल बातें बहुत हो गई, एक्चुअल में जो इंसानों की तकलीफ है उनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इंडिविजुअलिज्म के ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? इंडिविजुअलिज्म के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ ये बोल देते हैं कि नहीं नहीं हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे ये कि मर्दों की आंखों में आंसू होने चाहिए। इंडिविजुअलिटी जान के जानिए ना, मैं क्या पता मैं डिप्रेशन में बैठा हूं। एज ऑफ रीजन, जब एनलाइटनमेंट आया तो इन सब चीजों के ऊपर भी बात होनी शुरू हुई। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। पहले से रिस्टोरेशन वगैरह से, उससे पहले ये सारी चीजों के बारे में सिर्फ भगवान के ऊपर ही फोकस किया जाता था बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे साइंस वगैरह की, इनोवेशंस की, इन्वेंशंस की, इन सब चीजों के बारे में बात करी जाती है और वर्क्स को ज्यादा ओपन अप्रोच के साथ लिखा जाता है। अब हम लोग मूव करते हैं एपिक की तरफ। अब एपिक क्या है? महाकाव्य एपिक है। बड़े बड़े वर्क्स जिसमें कि हीरोज की कहानी, गॉड्स की कहानी, ये सारी कहानियां सुनाई जाती हैं, वो होता है एपिक। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग नैरेटिव पोयम, महाकाव्य, एलिवेटेड स्टाइल में, बड़े एलिवेटेड स्टाइल में, वो बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। मतलब जैसे कि आप देखिए, आप
कृष्ण भगवान की कहानी देखेंगे तो उसमें क्या है कि उन्होंने एक उंगली पे पर्वत उठा रखा है, एलिवेटेड स्टाइल में लिखा हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एपिक। महाभारत एक एग्जाम्पल है, रामायण एक एग्जाम्पल है हमारे यहाँ, ठीक है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, मैत्री का संदेशा लाए। लो दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो, तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम यहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। तो ये एपिक था, मतलब रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। लिटरेचर को पढ़ने का तरीका ये है कि इंग्लिश में एपिक पढ़ा, एपिक क्या होता है समझ नहीं आ रहा, महाकाव्य हमारे हिंदी में देखना शुरू कर दिया, महाकाव्य, उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, रामधारी सिंह दिनकर का जवाब ही पढ़ेंगे, आप कहेंगे ओ भगवान क्या लिख कर गए हैं। तो ये मजे हैं लिटरेचर के, साहित्य को पढ़ने के। हम लिटरेचर में वापस से, इंग्लिश में वापस से लौट कर आते हैं। मुझे याद आया तो मैंने आपको सुना दिया, मुझे बहुत पसंद है। मेजर एपिक वर्क्स इन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। बियोवुल्फ अननोन है, को हमें नहीं पता किसने लिखा है। तो बियोवुल्फ एक बहुत ही पुराना एपिक है, क्वेश्चन इससे पूछते हैं कौन ग्रेंडल था, कौन मॉन्स्टर था, ये सारी चीजें, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन, बहुत ही शानदार वर्क, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो ये वो सारे एपिक्स हैं, मैंने द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, ये वो सारे एपिक्स हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फैंसी के बारे में। अब फैंसी इज द टर्म गिवन बाय द एसटी कॉलेज। एक वर्क था बायोग्राफिया लिटरेरिया करके, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है फैंसी। अब फैंसी और इमेजिनेशन के बीच में वो लड़ाई चलती रहती है भैया, कि वो क्या लड़ाई है वो हम जरा देख लेते हैं। तो फैंसी क्या है? फैंसी है जो आपकी जो लोअर, जो सबसे छोटी इमेजिनेशन है, सबसे छोटी जो आप सोच पाते हैं, उसको बोलते हैं हम फैंसी। की जो भी इस रियल लाइफ में, ये जो भी दुनिया है, इस रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उन थॉट्स को फ्रेम कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं फैंसी। अब फैंसी के बाद हम बात करते हैं इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन क्या है? जो आपका क्रिएटिव पोर्शन है आपके माइंड का। जैसे इमेजिनेशन को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रखा है, समझा रखा है, सॉरी कन्वर्ट कह रहा हूं। प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है? प्राइमरी इमेजिनेशन ये जो दुनिया है, ये जो आप देख रहे हैं, वो सारी चीजें जो आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से आप सोच रहे हैं, यूनिवर्सलिटी को जो आप अप्रोच कर रहे हैं, मेरे हाथ में ये पेन है, ये व्हाइट कलर का पेन है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये मेरी जो है प्राइमरी इमेजिनेशन है। अब सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? सेकेंडरी इमेजिनेशन है कि मेरे पास कोई भी लाइन आई, मेरे पास कोई भी वर्क आया, कोई भी मैंने कुछ भी एक स्क्रिप्ट पढ़ी, और उस स्क्रिप्ट को, कुछ लिरिक्स को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार इसको ना, इस धुन में, इस गाने, इसको हम क्या करते हैं, इस पोएम को गाना ही बना सकते हैं, इस गजल को गाना भी बनाया जा सकता है। ये जो मैं अपने मन से कुछ भी क्रिएटिव, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ अपनी क्रिएटिव अप्रोच से चीजें बना रहा हूं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी इमेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डिज्नी लैंड है, ये जो डिज्नी वर्ल्ड है, वो एग्जिस्ट थोड़ी करता है एक्चुअल में, वैसी बिल्डिंग्स थोड़ी एग्जिस्ट करती हैं, पर किसी ने उसके बारे में सोचा और अपने माइंड में, फिजिकल चीजों में जो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी अपने माइंड में उसे क्रिएट किया और हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। फेसबुक कोई पहले से थोड़ी एग्जिस्ट करता था कि कोई फेसबुक ऐसा कुछ था जिसे हम लोग चला रहे थे, जो भी ऑर्कुट वगैरह जो भी चलता होगा उस टाइम पे चलता होगा, लेकिन वो एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था, मान लीजिए। लेकिन फेसबुक किसी ने अपने माइंड में बैठ के सोचा और फिर उसको क्रिएट किया। तो जो इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो उस चीज के बारे में सोचना है, उस चीज की रचना करना, वो कौन हेल्प करता है? वो सेकेंडरी इमेजिनेशन हेल्प करता है। डन, ये हमें अच्छे समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंटेंशनल फैलेसी की। अब इंटेंशनल फैलेसी क्या होता है, इसको हम लिटरेरी थ्योरी में भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए क्या बात है कि एक राइटर है, मान लीजिए एक बहुत ही फेमस राइटर है, उसकी जिंदगी से हम लोग वाकिफ हैं, ठीक है, और उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई है। अब उसने एक वर्क निकाला कि मेरी अधूरी कहानी या मेरी अधूरी मोहब्बत करके एक वर्क निकाला। तो आपने क्या इंटेंशन लगाया कि यार जरूर राइटर को उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर गई है, उससे ही रिलेटेड जो है इसने इस वर्क के अंदर मोहब्बत से रिलेटेड है, उसकी अधूरी जो लव स्टोरी है उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ लिखा होगा। जो उसमें आप कुछ पढ़ भी रहे हैं कि वो मुझे छोड़कर चली गई तो ऐसा हुआ, तब भी आप यही कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं अपने माइंड से, अपनी तरफ से लगा रहे हैं दिमाग की, जरूर इसका इंटेंशन यही है कि वो फला फला लड़की इसको छोड़ के गई है, उसकी याद में इसने ये वर्क लिख दिया है, या फिर उसके बारे में ये मैसेज सब पहुंचाना चाह रहा है, इसकी बदले इसने ये किताब लिख दी है। ये होता है इंटेंशनल फैलेसी। टेक्स्ट जो लिखा है उसके मीनिंग पर फोकस ना करना, बल्कि अपना इंटेंशन, अपना दिमाग लगाते रहना कि राइटर का क्या इंटेंशन है इस वक्त के लिखने के पीछे, या इस लाइन को लिखने के पीछे, इस टेक्स्ट को लिखने के पीछे। ये होता है इंटेंशनल फैलेसी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब फिर हम बात करते हैं मोटिव के बारे में। तो किसी भी वक्त के अंदर लगातार कोई रिकरिंग एलिमेंट, कोई रिकरिंग पिक्चर, कोई रिकरिंग आपको सिंबल आपको लगातार दिखाई देता रहे और उसका एक मीनिंग हो, उसे हम बोलते हैं मोटिव। ये चीज क्लियर है? ओके, डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
अब हम बात करते हैं ओड के बारे में। तो किसी भी इंसान के लिए लिखी जाती है ओड पहले तो, और उस इंसान को अगर आप प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस प्रेज, देन ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, या किसी इंसान को आप ट्रिब्यूट कर रहे हैं, जो पोएम आप लिख, जो लिरिक्स जो पोएम जो आप लिखते हैं उसे हम बोलते हैं ओड। अब देखिए ओड के बारे में, देखिए क्या है, कीट्स जो हैं बड़े राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी ओड्स को लिखा है। जैसे यहाँ पे मैंने इतनी सारी ओड्स को मेंशन कर रखा है, ओड टू नाइटिंगेल, ग्रीशियन, मेलनकली, ये सारी जो ओड्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो कीट वाज दैट राइटर जो बहुत सारी ओड्स को लिखा करते थे। देन हमारे पास एक और राइटर हैं पीबी शैली। पीबी शैली ने भी काफी सारी ओड्स को लिखा हुआ है। अच्छा, पीबी शैली से रिलेटेड में यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ गई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रायम्फ करके उनकी एक शायद कोई पोएम है या कोई स्टोरी है, मुझे ये कंफर्म नहीं आ रहा है अभी ध्यान, लेकिन वो इनकम्प्लीटेड है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको भी जरूर ध्यान करके जाइएगा। डन। उसके बाद हम बात करते हैं एनोमेटोपिया के बारे में। अब इसमें क्या है, जब आप किसी वर्क को पढ़ रहे हो और वहां पे किसी चीज के थ्रू कोई साउंड आपको दिखाई दे जाए, पढ़ने को मिल जाए, तो आपका माइंड वो चीज इमेजिन करना शुरू कर देता है। जैसे अगर किसी मैं एक दिखाया हमें एक टेक्स्ट में कोई सेंटेंस इस तरह से आए कि आई हर्ड द बीज बज अराउंड द फ्लावर्स, तो आप समझ जाओगे कि बीज जो है वो बज, ये जो साउंड है ये आपके माइंड में चलने लगती है, इसी को हम बोलते हैं ओनोमैटोपिया। डन। फिर उसके बाद हम बात करें द डोर क्रीक्ड ओपन स्लोली। यहां पे ये समझा रहा है कि जो दरवाजा था वो कर करता हुआ धीरे धीरे करके खुला। तो ये क्या, क्रीक्ड से क्या हुआ, हमें जो दरवाजे के जो कर वाली साउंड है वो हमारे माइंड में इमेजिन हो गई, बीज का बज बज हमारे माइंड में इमेजिन हो गया, इसको हम बोलते हैं ओनोमैटोपिया। डन। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है भैया आपस में जो आपके थॉट्स हैं वो आपस में मतभेद कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से अपोजिट बात कर रहे हैं। क्या है, लेस इज मोर। ये कैसी बात है कि जितना कम है उतना ही ज्यादा है, ये आपस में क्या, पैराडॉक्सिकल सेंटेंस है। हाउ कैन हैविंग लेस बी मोर, कोई चीज अगर आपके पास बहुत कम है तो वो ज्यादा कैसे हो सकती है, ठीक है, इस तरह के थॉट्स। इस तरह जैसे आई ऑलवेज स्पीक लाई, मैं हमेशा ही झूठ बोलता हूं, यानी कि इस बार मैंने सच बोल दिया, ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। आई एम नोबडी, मैं कोई नहीं हूं, यानी कि मैं कुछ हूं इसीलिए मैं बता रहा हूं, लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं कुछ हूं इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मैं आई एम नोबडी, ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमें पैराडॉक्स अच्छे समझ में आता है। डन। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉट। प्लॉट क्या है भैया, कुछ इवेंट्स आपकी स्टोरी के अंदर घट रहे हैं, उन इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकली एक सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड इवेंट्स को हम कहते हैं प्लॉट। जैसे कि हमने कहानी देखी कि भैया एक बच्चा पैदा हुआ, फिर वो धीरे धीरे उसने स्कूल जाना शुरू करा, स्कूल जाने के बाद उसकी जॉब लगी, जॉब के बाद उसने शादी करी, शादी के बाद उसकी डेथ हो गई। ये एक इस तरह की एक कहानी जो है पूरा एक प्लॉट फॉर्म कर रही है। ये सारे इवेंट्स अगर हमने क्रोनोलॉजी मतलब इन सारे इवेंट्स को अगर मैं अच्छे से मतलब इन सारे इवेंट्स को अगर मैं अच्छे से अरेंज कर दूं तो एक प्लॉट बन जाता है। हालांकि प्लॉट का मतलब सिर्फ इतना सा ही नहीं होता है, बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि स्टोरी के अंदर इवेंट्स जो हैं उनका अरेंजमेंट कहलाता है प्लॉट। देखिए प्लॉट किस किस तरह से भी काम करता है। जैसे आपने रॉकस्टार करके जो मूवी है अगर वो देखी होगी कि जनार्दन की कभी पुरानी लाइफ दिखाने लगते हैं कि जनार्दन कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, फिर कभी दिखाते हैं कि जनार्दन कितना बड़ा स्टार हो चुका है, फिर कभी दिखाते हैं कि जनार्दन तो कश्मीर में बैठा हुआ है हीर के साथ। तो आप समझ गए ना कि जो सारे इवेंट्स हैं उन्हें उनका जो अरेंजमेंट है इज नोन एज दैट प्लॉट। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि एक लड़का है वो पूरा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पहाड़ चढ़ के जा रहा है और गुलाब लेके आता है और उसके पीछे फिर ड्रैगन वगैरह पड़ जाता है, फिर एंड में जाके वो जो है ये गुलाब अपनी हीरोइन को दे देता है। तो इन सारे इवेंट्स को एक अरेंजमेंट में रखना इज नोन एज द प्लॉट। डन। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा ओवर। तो यही सारे हमारे लिटरेरी टर्म्स थे जो हमें कवर करने थे। CUET PG इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं वो हमने सारे के सारे कवर करे हैं। इनके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, आप उसे जाके देखिए, अच्छे से लगाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी।